बात करते हैं विचारों की शक्ति पे। विचारों की शक्ति की बात है तो आज मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक ऐसी चीज बोलूं जिसका प्रभाव मनुष्य की शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों पे पड़ता हो। कोई ऐसा दुर्गुण हो जिससे ये तीनों चीजें प्रदूषित होती हैं। बात मैं कह रहा हूं रिश्वतखोरी की, रिश्वत लेने की। आज हमारा देश और हमारा समाज 90% रिश्वतखोरी से ग्रस्त है। और ये कंसर्न हर एक का है। हर ड्राइंग रूम में बैठ के बात होती है कि साहब रिश्वत बहुत चल रही है। हर पान वाले की दुकान पे बात होती है, हर जगह बात होती है, नुक्कड़ पे, चाय वाले के वहां कि साहब रिश्वतखोरी बहुत है। तो ये समझ में नहीं आता कि जब सब कह रहे हैं रिश्वतखोरी बहुत है तो रिश्वतखोर है कौन, ये समझ में नहीं आता। यानी कि कोई और नहीं है, वही जो एक जगह कुछ और कह रहा है, दूसरी जगह कुछ और कर रहा है। तो मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं कि इस रिश्वतखोरी से व्यक्ति का, समाज का और देश तीनों का कितना नुकसान होता है, तीनों चीजों का अंत कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। रिश्वत लेने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर व्यक्ति होता है। रिश्वत लेने वाला व्यक्ति कभी भी चरित्रवान नहीं होता। हमारे समाज में चरित्र की परिभाषा गलत दी जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि वो रिश्वत तो लेता है, बड़ा गुस्सैल है, लेकिन कैरेक्टर का बहुत अच्छा है। कई बार मैं सुनता हूं कई बातें कि वो ये तो करता है, ये तो करता है, वो 50 दुर्गुणों गिना देते हैं। उसके बाद कहते हैं ये सारे दुर्गुण तो हैं लेकिन कैरेक्टर का बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि हम में से ज्यादातर लोग चरित्र की परिभाषा नहीं जानते। वो चरित्र को एक ऐसे प्राकृतिक फिनोमेना से जोड़ देते हैं जो जोड़ना नहीं चाहिए। और एक कहावत है अंग्रेजी में, द मीनिंग ऑफ ए वर्ड लाइज इन इट्स यूज। कई बार होता है कि हम उस शब्द का शाब्दिक अर्थ ढूंढते हैं, लेकिन वो शब्द किस रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है वो उसके असली मायने होते हैं। तो चरित्र का इस्तेमाल किया जाता है उस ओर जहां हम सब लोग करते हैं, उस इस्तेमाल से हम चरित्र की परिभाषा बना देते हैं। लेकिन वास्तव में चरित्र की परिभाषा वो होती है जब हम अपने आप को इतना कमजोर बना दें कि हमारा कोई ईमान ना रहे और हम दूसरों से मांगे। चाहे रिश्वतखोरी हो, चाहे बेईमानी हो, चाहे धोखाधड़ी हो, चाहे किसी का पैसा हड़पने की बात हो, ये चार चीजें चारों भाई बहन हैं। ये चारों चीजें एक ही क्वालिटी हैं, वो अलग अलग अप्लाई होती हैं। एक सरकारी विभाग में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्या करता है, वो रिश्वत ले सकता है। अब जो सरकारी विभाग में नहीं है वो रिश्वत तो नहीं ले सकता। अब उसके अंदर वो कमजोरी है तो वो कैसे दर्शाएगा, वो धोखाधड़ी करेगा, किसी का पैसा मार देगा, किसी डीलिंग में बेईमानी कर देगा। तो ये समझना जरूरी है कि रिश्वतखोरी केवल वही नहीं है जो ऑफिस में जाके काम करवाने के लिए सुविधा शुल्क दे दे। हर वो व्यक्ति रिश्वतखोर है जिसका आचरण बेईमान है। इन रिश्वतखोरों को पहचानने की क्या टेक्निक है, मैं आपको बताऊं कि रिश्वतखोरों में क्या क्या परिवर्तन शरीर में आते हैं। पहले दिमागी परिवर्तन बता रहे हैं। एक तो ये बहुत बुज़दिल होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं और बहुत डरपोक होते हैं। बड़ा रेयरली होगा कि आपने किसी रिश्वतखोर को देखा हो बड़ा बहादुर हो और देश के खातिर लड़ने मर मिटने को तैयार हो। ऐसा आपको हो सकता है कि लाखों में एक मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक ये क्वालिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कमजोर व्यक्ति रिश्वतखोर होता है, ये भी नहीं है। लेकिन हर रिश्वतखोर व्यक्ति कमजोर होता है। मैं आपको धीरे धीरे इसके इफेक्ट्स बता रहा हूं ताकि और लोग जो वीडियो में देखते हैं वो भी लाभान्वित हो सके इस बात से। दूसरा ये होता है कि जैसे ही वो रिश्वतखोरी करता है उसके अंदर वाइसेस आती है। जैसे ही एक ऐसा पैसा मिलता है जो मेहनत से नहीं कमाया जाता है तो वाइसेस आते हैं, बुराइयां, वासना।
वेश्यावृत्ति, मांस मदिरा, जब ये वाइसेस आती हैं, ऐसा होता ही नहीं, बहुत ही रेयरली होगा कि जो भयंकर रिश्वतखोर व्यक्ति हो उसके अंदर वाइसेस ना हो। एक विशेष साइकिल चलता है। अब वाइसेस हो गई, तब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने घर में जब घुसता है तो चोरों की भांति घुसता है, बहुत धीमे से घुसता है। फिर घर के अंदर उसका आचरण क्या होता है? घर के अंदर वो अपने पत्नी और बच्चों से कभी क्रोधित नहीं होता, कभी नाराज नहीं होता, वो हमेशा उनसे दबता है। और सबकॉन्शियसली पत्नी को भी मालूम होता है और बच्चों को भी मालूम होता है कि पिता ने क्या गुल खिलाए। जो पत्नियां होती हैं उनका आचरण थोड़ा विचित्र होता है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या विचित्रता होती है, वो अच्छाई भी होती है कि अगर पति रिश्वतखोर नहीं है तो वो लड़ाई झगड़ा करेगी, कर सकती है कि फलाने के घर में इतनी चीजें हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, लेकिन वो मन ही मन में आदर करती है कि ये कम से कम ईमानदारी की राह पे चल रहा है। और जिन परिवारों में रिश्वतखोरी बहुत होती है उनके वहां पत्नियां क्या करती हैं? शांत होती हैं, खुश होती हैं, साड़ी है, गहना है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कभी भी अपने पति की इज्जत नहीं करती। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, दिखेगा नहीं लेकिन अंदर से वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। उनको सही कहा जाता है कि वो फेयर सेक्स है। क्यों? कहीं ना कहीं अच्छाइयों और बुराइयों को परखने की उनमें ज्यादा हुनर होता है। वो बात अलग है कि जरूरतों और समाज के चलते वो प्रेरित भी करती हैं पति को रिश्वतखोरी करने के लिए, प्रेरित करती हैं, वो जरूरत है, लेकिन मन से आदर करने वाली जो बात है वो एक अलग ही होती है। अब एक विशेष साइकिल जो मन का शुरू होता है कि आपका बच्चा भी जानता है, आपका मतलब मैं आप नहीं कह रहा हूं, मतलब एक रिश्वत लेने वाले का बच्चा जानता है कि पिताजी रिश्वत दे रहे हैं क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसका तो खर्चा चलता ही नहीं और मैं तो बहुत ऐश में हूं। वो भी जानता है, पत्नी भी जानती है। और वहां से कैसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। तीसरा कैरेक्टर होता है रिश्वतखोरों का, ये बहुत धार्मिक होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर धार्मिक व्यक्ति रिश्वतखोर होता है, लेकिन रिश्वतखोर व्यक्ति एसेंशियली बड़ा धार्मिक होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने उसके अंदर एक हीन भावना होती है और उस हीन भावना के चलते वो भगवान को पार्टी बनाना चाहता है अपने क्राइम में। ये उसकी एक सबकॉन्शियस स्टेट होती है। वो सोचता है कि मैं भगवान के पास गया तो एक तो ये कि मैंने एक सेट कर दिया, अपने भगवान को सेटिंग हो गई, खुश कर दिया। दूसरा शायद ये भी होता हो कि पकड़े ना जाएं। तीसरा ये होता है कि और घूस मिले। चौथा ये होता है कि भाई अब हो गया, आपकी तो पूजा कर रहे हैं, बचाए रखियो। एक ये भी भावना होती है क्योंकि मनुष्य ईश्वर को भी अपनी ही तरह समझता है, तो इसलिए वो ऐसा करता होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने दर्जनों बहुत बड़े बड़े रिश्वतखोरों को हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मंदिर जाते देखा है और घंटों पूजा करते देखा है। तो मुझे समझ ही में नहीं आया आज तक कि ये किस दिल से ईश्वर के पास जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे। और मैंने तो एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा रिश्वतखोर था, उसको मैंने देखा कि वो 1.5 घंटे तक चौपाइयां पढ़ता था और अपना चेहरा शिवलिंग पे रख देता था आधे घंटे तक। मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस हृदय से ये बात कर रहा है। ये मैं फीचर्स बता रहा हूं कि वो किस तरीके से उसकी लाइफ चलती है, उस एक रिश्वतखोर की लाइफ कैसे चलती है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है। अभी बात हो रही थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। उसका दिल बिल्कुल चूहे की तरह होता है, वो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं होती। अब उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं सोसाइटी में। धीरे धीरे ये व्यक्ति बीमार पड़ता है। बीमार पड़ना इसका लाजमी है। क्यों बीमार पड़ेगा? क्योंकि जो ये काम कर रहा है उससे बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स निकलते हैं। इसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज सब होती है। कृपा करके कोई ये ना समझ ले कि जिसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है वो रिश्वतखोर है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, प्लीज। लेकिन जो व्यक्ति
गलत काम करता है, उसको बीमारियां एक दूसरे व्यक्ति की तुलना में 10 गुना ज्यादा आसानी से आ जाती, तो वो बीमार पड़ता है। अब जब उसको बीमारियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, उसके घर में भी बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उसको आसानी से भोजन मिल रहा है, पत्नी बच्चों को, उसको भी, तो उसके मोटापा भी होगा, उसके घर में हार्ट की बीमारी भी होगी। धीरे धीरे पूरा परिवार को गलत संस्कार मिलते हैं। जो वो बच्चा होता है रिश्वतखोर के, 2, 3, 4 जो भी हैं, वो धीरे धीरे अपने घर से निकल के वही आचरण अपना लेते हैं जो पिता का है। यानी कि वहां से साइकिल शुरू हो गई। पत्नी भी वही आचरण अपनाती है, और ऐसे लोग किसी को कुछ देते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन में होता है अगर देंगे तो ये व्यक्ति, लोग, समाज सोचेगा कि हमारे पास रिश्वत का आ रहा है तो कहीं पकड़ ना जाए, तो ये किसी की मदद भी नहीं करते। तो धीरे धीरे जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनका जीवन इतना दयनीय हो जाता है कि ना तो इनके अंदर करेज होता है, बोल्डनेस, ना इनका शरीर बढ़िया होता है, ना इनका मन बढ़िया होता है, ना इनकी आत्मा बढ़िया होती है। इस तरह से एक अस्वस्थ समाज बनता है, और अस्वस्थ समाज से क्या होता है? एक डरपोक देश का निर्माण होता है। एशिया में करप्शन बहुत ज्यादा है, एशियन कंट्रीज में करप्शन बहुत ज्यादा है, और एशियन कंट्रीज में ही आप देखेंगे बीमारियां भी ज्यादा हैं, और बोल्ड भी नहीं है हम लोग। ना हमारा शरीर पावरफुल है, ना हम बोल्ड हैं। बोल्डनेस तभी आएगी जब हमारे आचरण में ईमानदारी होती है। कहते हैं ना कि वो, आजकल तो ये बड़ी नेगेटिव वे में बोला जाता है कि वो बड़ा बदमाश है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा सख्त है। तो जहां कोई अफसर या कोई व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करनी होती है, अगर वो ईमानदार है, तो आपने देखा होगा कहा जाता है वो सख्त है, तुरंत सख्त की बात आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस ईमानदार व्यक्ति के आचरण में सख्ती आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास बड़ा प्रबल होता है। तो हम एक कमजोर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक दिशाहीन समाज का निर्माण करते हैं, और एक भौतिक परिवार का, भौतिकवादी परिवार का निर्माण करते हैं कि एक मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छे कपड़े हो जाए, रोज फास्ट फूड हो जाए, बढ़िया सा स्कूल हो जाए, स्कूल भी एयर कंडीशन हो जाए, स्कूल भी गाड़ी से जाना है, बस्ता भी नौकर को उठाना है। रिश्वत से आप इतने एम बना लेते हैं, ये एम खामखा के एम, जो एम नहीं होते हैं, कि वो बस्ता भी नौकर उठाएगा। तो क्या होता है कि धीरे धीरे आप एक भौतिकवादी संस्कृति की ओर, एक बीमार शरीर की ओर, एक लालची समाज की ओर, एक डरपोक और कमजोर देश बनाने की ओर बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि ज्यादातर एशियन कंट्रीज की हालत जो खराब है वो सिर्फ इस करप्शन के कारण, इस रिश्वतखोरी के कारण है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, वहां पे करप्शन एशियन कंट्रीज की तुलना में बहुत कम है। जैसे कि न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में करप्शन इंडेक्स ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट निल, 1% है शायद। तो वहां आप देखिए कि आदमी बड़ा सुखी है। आप कई जगह जाइए जहां भी बढ़िया से बढ़िया आर्मी होगी, वहां पे उस देश में करप्शन बड़ा कम होता होगा। इजराइल, अनदर कंट्री, वेरी गुड कंट्री, एक छोटा सा कंट्री, चंद मुट्ठी भर लोग, और चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए, करोड़ों दुश्मनों से घिरे हुए, और वो चंद लोग किसी के नहीं सुनते हैं। अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल कंट्री है इजराइल। कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि वहां एक खुशहाल समाज है जो लालची नहीं। वहां हर व्यक्ति के पास एक उद्देश्य है। एक सभा में बैठे होते हैं जितने लोग, उनमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है, हर व्यक्ति एक्सक्लूसिव होता है। अगर कोई साइंटिस्ट है तो कोई फिलोसोफर है, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है, हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड का मास्टर होता है। जितने पूरी विश्व से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन आते हैं, उतने अकेले इजराइल से आते हैं। बिल्कुल नगण्य है, पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 0.001% होगा। वहां से नॉमिनेशंस पूरे वर्ल्ड से ज्यादा ही आते हैं,
अब तक अगर देखा जाए तो अब तक जितने नोबेल प्राइज मिले हैं सबसे ज्यादा इजरायलीज को मिले। तो इस तरह से देश कैसे बनता है, देश बनने की जो नींव होती है वो परिवार में होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में, हमारे संस्कारों में कोई ऐसी कमी रह गई है कि हम इस कमजोरी को अपना लेते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा शरीर भी गया, परिवार भी गया और हमारा अंत कितना दुखद हुआ। इतना दुखद हुआ कि हमें याद करने वाला कोई नहीं होता, हमारे पीछे एक भी महान कार्य नहीं छूटता है। तो रिश्वतखोरी से आपने देखा कि हमारी जो 3 एम थे वो 3 एम गए, हम बिल्कुल मिजरेबल हो गए। और जिसको हम समझ रहे थे कि हमें बड़ा मजा आ रहा है कि हमें बैठ के बड़ा सा टीवी में हम देख रहे हैं, कुछ बढ़िया खा रहे हैं, इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम जहर घोल रहे हैं। मैंने कई रिश्वतखोरों के घरों में देखा कि घर में खाना नहीं बनता है, खाना बाहर से आता है, इसमें वो बड़ी शेखी बनाते हैं और सवेरे शाम फास्ट फूड आता है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा 15-20 साल पहले देखा और मैंने धीरे धीरे देखा कि उनके घर में ओबेसिटी हुई, सब बिल्कुल 100-100 किलो के हो गए, सबका दिमाग बेकार हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे मैंने देखा उनका ऐसा डिटोरिएशन हुआ कि वो पैसा केवल उनके इलाज में काम आया और वो विलुप्त हो गए। ये सीवियर केसेस है, माइल्ड केसेस आपको हर जगह मिलेंगे। तो मेरा संदेश आज होली पे, आप लोग तो यहाँ पे कम तादाद में हैं, जो भी वीडियो ये देखे इस पे विचार जरूर करें कि हम अपने को कमजोर बनाकर अगर कहीं भी बेईमानी करते हैं, किसी से कुछ पैसा लेते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको सुविधा शुल्क के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, तो वो तो दे देगा आपको, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं एक इंडिविजुअल का, एक परिवार का, समाज का और देश का। थैंक यू।